दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है यूक्रेन की वॉर जो है वो एक नई डिजास्टर फेज में पहुंच चुकी है। तो फिलहाल कई सारे मीम्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसा ही एक मीम्स मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसमें क्या बात की जा रही है इस मीम के अंदर में कि यूएसए से पूछा जा रहा है फ्रांस के द्वारा कि आप लोगों ने इराक के ऊपर अटैक क्यों किया। तो उनके द्वारा बोला गया क्योंकि इराक के पास में हमने सोचा कि न्यूक्लियर है। तो फिर बोला कि आप लोगों ने रसिया के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। तो उनके द्वारा बोला गया बिकॉज कि दे हैव न्यूक्लियर, यानी कि उनके पास न्यूक्लियर है। यानी कि जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है उनके पास भाई साहब उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि पता है कि वो कितना भी रिटेलिएट कर लें, कितना भी वापस आकर वो अटैक कर लें, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर लेकिन रियलिटी यहां पर यह कि जिसके पास में न्यूक्लियर पावर नहीं है आज के दिन में उसको कोई छोड़ नहीं रहा है। तो एक डिटरेंस क्रिएट करने का एक बड़ा तरीका बन गया है न्यूक्लियर पावर। तो आप लोग की क्या राय है इसके बारे में? अगर यूक्रेन के पास में एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो क्या यूक्रेन के ऊपर रसिया अटैक कर पाता? आप लोगों की राय बताइए कमेंट बॉक्स में। यस या फिर नो में भी आप लोग अपनी राय लिख सकते हैं। काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। डिटेल में बहुत कुछ मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। पूरा न्यूज़पेपर कवर करेंगे एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस के साथ में। आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें न्यूज एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैटरडे है, एडिटोरियल कम आते हैं। पर लेकिन एक एडिटोरियल इतना शानदार है कि सुनकर आप लोगों का मजा आ जाएगा और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे स्टैटिक पोर्शन के साथ में। तो पूरा डिटेल में कवर करूंगा और क्वेश्चन भी दूंगा आंसर राइटिंग के लिए, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। और एक आप लोगों का ऐसे भी होगा निबंध, क्योंकि आज सैटरडे है, सैटरडे को हम लोग निबंध देखते हैं। ठीक है, तो पूरा शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। टकटकी लगाकर देखिएगा वीडियो को एंड तक। आप लोगों को सुनकर बेसिकली तृप्ति हो जाएगी कि हाँ कितना कुछ आज जानने को मिला। और देखिए मतलब भी इसका तभी है अगर आप लोग टाइम दे रहे हैं तो आप लोगों को लगे कि हाँ आप लोगों ने कुछ नया सीखा है, कुछ नया आज की जिंदगी में आप लोगों में ऐड हुआ है। वरना पुरानी जिंदगी चलती रही वही सब चीजें तो उसमें कोई मजा नहीं आता है। तो कुछ ना कुछ नया डेली सीखा करो। ठीक है, बड़ी प्यारी बात बोला गया बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में आप लोग चाहते हैं एक सही मुकाम पर पहुंचा, तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को बहुत ही बड़ा कोई काम करना है कि आप लोगों को पहाड़ पलट देना है एक ही दिन में। नहीं, छोटे छोटे पत्थर उठाते रहो और महाजी की तरीके से अपना रास्ता बन जाएगा अपने आप। बस इतना सा काम करना है। पर लेकिन ये छोटे छोटे बदलाव करने के लिए हम लोग को एक आदत बनानी पड़ती है, हम लोग को एक पैटर्न में आना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा सा डेडिकेट करना पड़ता है, डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। और यही सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। अगर किसी इंसान को आप लोग ये भी बोल दो ना कि डेली तुमको एग्जैक्ट इस टाइम पर सोना है और उस टाइम पर उठना है, भाई साहब मैं आप लोगों को शर्त लगाकर बोल रहा हूं कि 95% लोग जो है फेल हो जाएंगे उसमें। ठीक है, कि इस टाइम पर सोना है, इस टाइम पर उठना है। और अगर एक छोटी सी चीज और ऐड कर दो इसमें कि तुमको डेली एक्सरसाइज भी करनी है, तो मैं बोलूंगा कि 98% लोग फेल हो जाएंगे। ओनली मैक्सिमम 2% लोग ऐसे होंगे दुनिया में जो ये दो काम प्रॉपर कर रहे हैं, सोना उठना और डेली एक्सरसाइज। आप लोग खुद अपनी जिंदगी में देख लीजिए, क्या आप लोग इस चीज को रेगुलर कर रहे हैं? यस या फिर नो में आप लोग बता सकते हैं। शर्माने की कोई बात नहीं है, कोई आप लोग की मजाक नहीं उड़ाएगा। और जो सही से फॉलो कर रहे हैं वो बता भी सकते हैं कि वो उनको क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे से आप लोग काफी कुछ यहाँ पर सीख पाओगे। और यही तरीका होता है, एक दूसरे से सीख सीख कर आगे बढ़ो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रंट पेज के ऊपर ही आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रसिया और यूक्रेन दोनों से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए थोड़ी जगह दो। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से लोग जो है वो भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए और कैसे कैसे सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। ये काफी बड़ी चीज जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो रसिया ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो उसकी वजह से यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यहाँ पर एक मीटिंग भी बुला रही थी इमरजेंसी। तो उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर। बाकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि यार हेल्पलाइन दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाके यहाँ पर कनेक्ट किया जा सके जो यूक्रेन के अंदर जो भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। और लगभग यहाँ पर कल के दिन जो है यहाँ पर अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग मोटा एक आइडिया लगा कर देखें तो 3700 इंडियन जो है वो यहाँ पर इवैक्यूएट किए जा चुके हैं, यानी कि वहां से निकाले जा चुके हैं। अब मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यहाँ पर ये कि इंडिया हर एक जगह एब्सटेन कर रहा है। अभी मैंने आप लोगों से बताया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से हम लोगों ने क्या किया, एब्सटेन कर दिया। एब्सटेन मतलब किसी के भी फेवर में वोट नहीं डाला, ना तो रसिया के फेवर में ना ही यूक्रेन के फेवर में। हम लोग वोट डालने ही नहीं गए, तो हम लोगों ने एब्सटेन कर दिया, यानी कि नोटा का बटन दबा दिया। तो ये जो नोटा का बटन हमारे द्वारा बार बार दबाया जा रहा है, उसी लाइन में हम लोगों ने यहाँ पर यूएन के अंदर में जो जनरल असेंबली थी उसमें भी हम लोगों ने नोटा का बटन दबाया। अब सेम काम हम लोगों ने किया है एचआरसी के अंदर में। एचआरसी मतलब यानी कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड यहाँ पर जब इसके अंदर भी वोट डालने की बात आई तो हमने यहाँ से भी अपना जो है पल्ला झाड़ लिया। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ से आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर में कि हम लोगों ने यहाँ पर एब्सटेन किया है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस आ चुका है। अगर बात करें ऑल ओवर जो यूरोप के अंदर में
जहां पर यूक्रेन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो एक अलग ही माहौल बन चुका है, ठीक है। और इसी टाइम पर अभी आप लोगों ने एक और मुद्दा देखा कि क्वाड की मीटिंग हुई। क्वाड की मीटिंग में काफी इंपोर्टेंट बात जो आप लोग याद रखते हैं वो ये थी, जो कि एक काफी सूझबूझ के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर स्टेप उठाया गया और सोचने वाला भी था यहाँ पर, वो अच्छा लगा बेसिकली जब मैं उनका डिस्कशन वहां पर देख रहा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को यहाँ पर बेसिकली घेरने की कोशिश की गई जापान के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और यूएसए के द्वारा। उनके द्वारा बोला गया यूक्रेन के मुद्दे पर बात करने के लिए कोशिश की गई, किसके लिए कि क्वाड के अंदर सोचा गया कि यूक्रेन के मुद्दे पर बात की जाए। पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो बोल रहे हैं कि भाई इतने सारे लोगों को मैं अपने देश में मतलब आज के डेट में टैकल कर रहा हूं, तो तुम किस खेत की मूली हो। तो उनके द्वारा बोला गया कि क्वाड क्यों बनाया था हमने, ये बताओ पहले। तो यहाँ पर बेसिकली जो बाइडेन बोले इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, तो यूक्रेन इंडो पैसिफिक रीजन में है क्या, ये बताओ तुम पहले, है नहीं ना, है तो वो अलग रीजन है, तो उसको डिस्कस करना है तो यूएन में डिस्कस करो ना, तुम उसको क्वाड में क्यों डिस्कस कर रहे हो। तो ये काफी एक बड़ा बयान आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि कल काफी ज्यादा मतलब वायरल भी हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा क्वाड में डिस्कस करने से मना कर दिया यूक्रेन का इशू। तो ये वास्तव में एक काफी बड़ा स्टेप है यहाँ पर, इस तरीके से चीजों को टैकल करना। आप लोग ही क्या राय है, सही किया फिर गलत किया, आप लोग भी अपनी राय यहाँ पर बता सकते हैं। मुझे पर्सनली सही लगा यहाँ पर कि जिस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए जो चीज बना रखी है, वरना पता चला क्वाड जो है वो यहाँ पर एक ग्रुप बन गया जिसमें अमेरिका जो है वो अपना रायता फैला रहा है लाकर, ठीक है। बाकी हमारा मुद्दा तो डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब हम लोग एलएसी के बारे में बातें करते हैं वो सब चीजें, यार जो चीज जिसके लिए बनी है वो चीज वहीं पर है। ये बिल्कुल ऐसी है कि आप लोगों ने पढ़ने के टाइम पर बेसिकली खेलना स्टार्ट कर दिया, खेलने के टाइम पर खाना और खाने के टाइम पर सोना, तो इस तरीके से सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो जो चीज जिस चीज के लिए बनाई गई है, जब सोने का टाइम होता है उस टाइम सोना चाहिए, खेलने का टाइम है तो खेलो और पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, तो पैटर्न में चीजें चलनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो बाइडेन साहब को टाइम टेबल समझा दिया कि आगे से टाइम टेबल के बाहर मत जाना वरना मुर्गा बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी यहाँ पर कुछ बातें। अब मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा ह्यूमन राइट के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है और जिसके पास में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि अगर बात करें आप लोगों से यहाँ पर कई बातें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात करता हूं 10 दिसंबर के बारे में। 10 दिसंबर जो है ये ह्यूमन राइट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली जो इंसान है उसके अधिकार होते हैं और उन अधिकारों का अगर इंसानों को पता नहीं हो तो वो अधिकार देने का फिर कोई मतलब भी नहीं है, उन अधिकार को अगर यूज ही नहीं कर पाया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आप लोगों के पास में मोबाइल हो जाए और इंटरनेट हो जाए तो इस दुनिया में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। पर लेकिन आप लोग को पता ही नहीं है कि हाँ मोबाइल का यूज कैसे करते हैं, तो उसका कोई मतलब थोड़ी ना रह जाएगा। आपके लिए तो एक डब्बा है पड़ा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डब्बा है नॉर्मल तरीके से बस आप लोगों के पास में पड़ा हुआ है। पर लेकिन अगर आप लोगों को उसके यूजेस पता चल जाएंगे, किस तरीके से हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो भाई साहब आप लोग आग लगा दोगे कि अच्छा यार ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, मतलब पूरा सब कुछ यार तो घर पे ही क्लास आ गई सारी उठकर, सब कुछ घर पे ही मिल गया बैठे बैठे, तो वो वाली चीजें देखने को मिलेगी। तो ऐसे हमारे अधिकार होते हैं। अगर अधिकारों के बारे में हम लोग को एक बार पता चल जाए कि हाँ ये हमारे अधिकार हैं, तो फिर हम लोग उनको यूटिलाइज भी कर पाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यूएन का जो यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो 1948 में यानी कि 1948 में इसको अडॉप्ट किया गया यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा। तो इसमें जो इंसान यानी कि हमारे जैसे जो लोग हैं उनके जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट यानी कि जो एक तरीके से जिनको आप लोग मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, तो ये इंसानों के जो मौलिक अधिकार हैं वो सबको पता होने चाहिए और वो बेसिकली एक इंसान जो है उसकी बेसिक जो ह्यूमन फ्रीडम है उसको भी सपोर्ट यहाँ पर करते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर जो अब की बार की थीम रखी गई है, थीम मतलब अब की बार जो फोकस करने वाले हैं पूरे साल इस एरिया में, तो वो क्या है, बात की जा रही है इक्वलिटी, यानी कि सब बराबर है भाई साहब, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो इक्वलिटी बनाए रखनी है और रिड्यूस करनी है इनइक्वलिटी, यानी कि कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन यहाँ पर एक तरीके से ऊंचा है कौन नीचा है, वो सारी चीजें हम लोग को सोसाइटी में से उखाड़कर बाहर फेंकनी है और अपने जो ह्यूमन राइट है उनको आगे लेकर चलना है। तो इसी थीम को आगे लेकर चलते हुए इनके द्वारा बोला भी गया है यहाँ पर कि जो इक्वलिटी है और इसी के साथ में जो आर्टिकल 1 है यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट के जो डिक्लेरेशन है उसका, तो ये बोलता है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री, यानी कि हर एक इंसान जो है वो फ्री है भाई साहब, कोई किसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, और इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट, और हर एक का अधिकार है और अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ में एंजॉय कर सकता है, एक पूरी आदर्श पूरी अच्छे से अपनी लाइफ को पूरी इज्जत के साथ में वो एंजॉय कर सकता है। तो ये बातें सारी बोली गई। तो याद रखेगा 1948 का ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है जिससे ये बातें निकल कर आती है, जिसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ये तो मैंने आप लोगों को बता दी कि हाँ इसके बारे में यहाँ पर ये बातें हैं, पर लेकिन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन जो रेगुलरली आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, अब उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। हमारे संविधान में इसके बारे में मेंशन है, अगर मेंशन है तो कहां पर मेंशन है, यानी कि हमारे संविधान में कहां पर लिखा हुआ है, पहली बात।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या संविधान के अलावा भी हम लोगों ने कोई और जुगाड़ कर रखा है कि हमारे देश में जो लोगों के अधिकार हैं उनका हनन होने से हम लोग बचा सकें? जी हाँ, बिल्कुल कर रखा है। दोनों के बारे में आराम से बातें करूंगा, अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले तो अगर आप लोगों से बात करूं अपने संविधान के बारे में, जो कि एक बहुत ही प्यारी किताब है जो हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा तैयार की गई थी, ताकि हम जैसे जो लोग हैं इस धरती पर, खासकर इंडिया के अंदर, वो अपनी लाइफ को सही से एंजॉय कर सकें। तो उन्होंने इसके अंदर बड़ी ही सूझबूझ के साथ में दो ऐसे पार्ट बनाए जिससे कि लोगों को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। उसमें एक पार्ट है पार्ट 3, जिसको आप लोग बोलते हैं बेसिकली फंडामेंटल राइट वाला पार्ट। इसके अंदर आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आप लोग को देखने को मिलेंगे सारे फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं। तो ये एक इंसान को एक तरीके से अधिकार देते हैं उसकी जिंदगी को सही तरीके से एंजॉय करने का, उसको इंसानों वाले अधिकार देते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और दूसरा एक है यहां पर जो कि आप लोग पार्ट 4 बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्ट 4, यानी कि पार्ट 4 में देखने को मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो दो पार्ट हैं, एक तो है यहां पर हमारे डायरेक्ट हम लोग अधिकार मांग सकते हैं, अगर हमारे अधिकार नहीं मिले तो हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये बात करता है यहां पर फंडामेंटल राइट वाला पार्ट। और दूसरे वाला जो पार्ट आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, ये है पार्ट 4। पार्ट 4 बात करता है कि सरकार को भी यहां पर कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे ताकि जनता के फायदे के बारे में सोच सके। इसीलिए इनका नाम भी रखा गया डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि कुछ ऐसे नियम जो कि एक तरीके से किसको, स्टेट को गाइड करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ताकि वो ऐसी पॉलिसी फॉर्म कर सके ताकि हमारे देश की जो जनता है उनको फायदा देखने को मिल सके। तो उसके बारे में यहां पर भी बातें की गई है। अगर फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोगों से बात करूं तो काफी डिटेल में यहां पर मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाई है पॉलिटी के अंदर। अगर जाकर देखोगे तो पूरा चैप्टर मैंने अलग अलग करके पढ़ा है, इन सब जो यहां पर ये पॉइंट लिखे हुए हैं। बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी के बारे में, राइट टू फ्रीडम के बारे में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, राइट जो रिलीजन के बारे में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल राइट और रेमेडी। तो टोटल मिलाकर ये 6 अधिकार हैं। स्टार्टिंग में हालांकि 7 थे, पर लेकिन हमारी कंट्री में 42nd अमेंडमेंट किया गया, ये संविधान के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में। उसके चलते हम लोगों ने यहां पर जो अधिकार था हमारा, जो धन को अर्जित करने का अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, वो सारी जो अधिकार थे प्रॉपर्टी को लेकर वो हटा दिया गया। यहां से इसको हटाया गया, इसको हटाया गया, और हटाने के बाद में ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोग याद रखते हैं। यहां से इसको हटाकर आर्टिकल 300 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको रखा गया है। तो यहां तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही है जो मैंने पढ़ाया? क्या यहां पर कुछ गलत बोला मैंने, या फिर सारी चीजें सही थी? आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है यहां पर? अगर हाँ तो बताइए वीडियो को पॉज करके, यहीं पर ही मैंने कुछ गलत पढ़ाया यहां पर अभी। और ये इसलिए गलत पढ़ाया क्योंकि कई बार ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये चीजें पढ़ा चुका हूं, पर लेकिन एग्जाम में आप लोग इसको बार बार गलत करते हैं। बताइए चलिए कौन सा पॉइंट है, देखता हूं कौन कौन आप में से आइडेंटिफाई करता है कि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया। चलिए ये भी बता देता हूं, यहां पर गलत पढ़ा है, यहां पर नहीं पढ़ा है। याद आ रहा है कुछ क्या गलत पढ़ाया? जी हाँ, ये आप लोगों को याद रखना है। नॉर्मली आप लोगों को पहला ऑप्शन, आप लोगों को जब एग्जाम में आप लोग जाकर बैठेंगे यही देखने को मिलेगा, पर ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू नहीं किया गया था, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, और वो किया गया था 1978 में। तो ये वाला मुद्दा आप लोग जरूर याद रखेगा, और ये यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा जरूर याद रखेगा। आर्टिकल 300A के अंदर फिर इसको रखा गया, ठीक है। तो ये बातें मैं आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूं, पर लेकिन जब एग्जाम में आप लोग जाकर बैठते हैं ना, तो आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर रहता है, और वो प्रेशर आप लोगों से बहुत सारी ऐसी चीजें गलत करवाता है। जब इंसान प्रेशर कुकर की तरीके से जब तल रहा होता है एग्जाम में बैठा हुआ, तो ये सारी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग इसको कितने अच्छे से चीजों को लेकर कर पाते हैं। तो ये बातें आप लोगों को बेसिकली इसीलिए डिटेल में मैंने यहां पर बताई है, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 यानी कि 36 से लेकर 51 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां पर गवर्नमेंट को एक काम करना होता है जनता के फायदे के लिए कुछ अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे कि आप लोग बात करें तो आप लोगों की सिक्योरिटी वो गवर्नमेंट का एक तरीके से ड्यूटी है। आप लोगों को काम मिले, जैसे हमारी कंट्री में MG नरेगा लाया गया, तो लोगों को अधिकार मिल रहा है काम करने का, फ्री चॉइस है इंप्लीमेंट करने की, कोई आप लोगों को फोर्स नहीं करेगा, नहीं भाई यही काम तुझे करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, नहीं पसंद आ रहा है भाई साहब नहीं करेंगे, इस तरीके से आप लोग उसको छोड़ सकते हैं। इसी के साथ में अनएम्प्लॉयमेंट अगर हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग एक तरीके से यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए और लोगों को प्रोटेक्शन दे जिनको अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है। कई सारे राज्य गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो जनता के फायदे के लिए कई सारी स्कीम चलाती है, इवन बेरोजगारों के लिए 5-5 या फिर हजार रुपए भी कई बार स्कीम के चलाए गए। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, यहीं से ही निकल कर आते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एक काम कोई करना है, चाहे कोई महिला करे चाहे कोई उसको कोई पुरुष करे, हर दोनों को एक अगर कोई काम करना है तो उनको इक्वल वहां पर पैसा मिलना चाहिए, ना कि अलग अलग पैसा यहां पर मिलेगा। ये भी इसी के अंदर बातें बताई गई हैं। इसी के साथ में एक डिग्निटी वाला आप लोगों को काम मिलेगा,
यानी कि कोई भी आप लोगों से कुछ भी काम कराएगा यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी वो भी इसी के अंदर यहाँ पर रखी गई है। आप लोगों को पता है यहाँ पर अगर बात करें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर डाली गई है बेसिकली। अगर इसके चलते आप लोग बात करें, देखिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक अलग टॉपिक हो जाता है, वो फंडामेंटल राइट के अंदर देखने को मिलेगा आर्टिकल 21 के अंदर भी। इसी के साथ में वो फंडामेंटल ड्यूटी में भी देखने को मिलेगा आप लोगों को आर्टिकल 51A के अंदर भी, और इसी के साथ में डीपीएसपी में तो उसको मेंशन किया ही गया है। तो हर जगह उसको इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि एजुकेशन अगर किसी इंसान को सही टाइम पर सही तरीके से मिल जाए तो वो अपनी तो लाइफ बनाता ही बनाता है, वो अपने परिवार को भी निकाल कर ले जाता है। तो इसलिए एजुकेशन को यानी कि शिक्षा को सबसे ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश की गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहाँ पर ये स्टेट की पॉलिसी के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं ये भी सारे हमारे इंसानों के अधिकार हैं। अब इतने से ही काम नहीं चला, आगे हम लोगों ने एक स्टैट्यूटरी बॉडी और बना दी। ये तो संविधान के मुद्दे थे आप लोगों के सामने। एक स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जब किसी भी हम लोग एक एक्ट को पास करते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, यानी कि पहले लोकसभा में पास हुआ, मान लो फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर दिए गए, तो एक लॉ बन गया। तो जो वो यहाँ पर स्टैट्यूटरी एक लॉ हम लोगों ने बनाया, उसके हिसाब से भी हम लोग यहाँ पर ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और हमारे देश में ये 1993 में हमारे द्वारा मुद्दा लाया गया था, जिसको ह्यूमन राइट एक्ट आप लोग बोलते हैं। हालांकि आगे चल के इसके अंदर कुछ संशोधन भी किए गए 2019 में, पर लेकिन फिलहाल अभी यहां पर मुद्दा यह है कि किस किस एरिया में ये काम करते हैं, यानी कि किस किस लेवल पर काम करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो सेंट्रल लेवल पर आप लोगों को काम करेगा अगर कोई मुद्दा है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो स्टेट लेवल पर काम करेगा अगर कोई मुद्दा है। और ह्यूमन राइट कोड ये आप लोगों को देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ताकि आपके जो भी अधिकार हैं उनको ये प्रोटेक्ट कर सके। तो यहां तक अगर आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आज की डेट में हर एक लेवल पर आप लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रोविजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को नेशनल लेवल पर बताई, यानी कि जो ऊपर वाला मुद्दा था जो मैंने आप लोगों को यहां पर ये बताया, ये यूएन के लेवल पर था। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो कि यूनाइटेड नेशन के है, तो वो यहां पर अधिकार देते हैं। और फिर यहां पर जब हम लोग बात करें तो ये हम लोग अपने लेवल, अपने स्टेट के लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, यहां पर एक ही लॉ है, आप लोगों को दुनिया भर के ऐसे अधिकार देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल के लेवल पर भी, जिनको आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अच्छा, इनके बारे में भी ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। अगर मोटा माटी में आप लोग कुछ यहां पर बताने की कोशिश करूं तो इंटरनेशनल लेवल पर ये सारे अधिकार आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इनको रटना नहीं है, हल्का सा एक बार पढ़ लीजिए। जैसे कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड, यानी कि अगर कहीं भी नरसंहार होता है तो उसके बारे में भी यहां पर बात की जाएगी। 1948 में ये चीज लाई गई। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अगर किसी की रेस, कास्ट, जाति, इन सब चीजों के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको भी यहां पर रोका जाएगा। 1965 में इसकी बात की गई। कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ अगर कोई भी यहां पर भेदभाव होगा, 1979 में यहां पर इसके ऊपर भी बात की गई। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, ये 1989 में यहां पर लाया गया। यानी कि पहले सबके बारे में बात की, फिर अलग से वुमेन के, इनके महिलाओं के बारे में बात की, फिर बच्चों के बारे में बात की, और फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में बात कर दी 2006 में। इसके चलते ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये बात कर चुके हैं। और प्यारी और अच्छी और इंटरेस्टिंग बात ये है, हम लोग यहां पर इन सब का पार्ट हैं, यानी कि ये सारे जो मुद्दे हैं हम लोग इसको साइन कर चुके हैं, तो हम लोग इन सब मुद्दों का पार्ट हैं। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। ह्यूमन राइट काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि यहां पर रेस्पॉन्सिबल रहती है अगर कोई ऐसा मुद्दा बनता है तो अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। 47 यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं यहां पर वो इलेक्ट किए जाते हैं यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा, जो इस काउंसिल को लेकर चलते हैं। आप लोगों को मैंने बताया भी था, जो काउंसिल होती है वो एक इलेक्टेड बॉडी होती है, ठीक है। जो कमीशन होता है वो एक अपॉइंटेड बॉडी होती है। अगर कोई भी सरकार अगर काउंसिल को हटा के और वहां पर कमीशन लगा देती है तो इसका मतलब यह कि वो एक ऐसी बॉडी ला रही है जो उसके अंगूठे के नीचे काम करेगी। क्यों? क्योंकि काउंसिल जो होती है वो इलेक्टेड बॉडी होती है और कमीशन जो होता है वो अपॉइंटेड होता है, इनके गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरीके से वो उनके हिसाब से काम करेगा। तो काउंसिल हमेशा पावरफुल होती है। इसी के साथ में यहां पर ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो यूनिवर्सल एक तरीके से पीरियोडिक रिव्यू भी कराती है, जिसके चलते पता चलता है कि कहां पर क्या क्या चीजें चल रही है। और यहां पर एक कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व करती है यूएन के जो सारे के सारे मेंबर हैं उनको अपने साथ में। ऑफिस ऑफ जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट है, ये रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था, आप लोगों ने देखा होगा।
जो यहाँ पर श्रीलंका के अंदर नरसंहार किया गया, उसके चलते भी काफी ज्यादा न्यूज में आप लोगों को देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिकली काम करता है लोगों के अगर कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिलती है उनके खिलाफ उसको रोकने के लिए। एक एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे वॉलेंटियर यानी कि अपनी स्वेच्छा से लोग काम करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, जो इसके मुद्दे के बारे में काम करते हैं और ये भी लोगों के अधिकारों को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। तो ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ और इनिशिएटिव के बारे में अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूं तो हल्का सा एक नजर डालना है, रटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि लिखने के लिए आ जाए तो अगर इनमें से आधे भी आप लोग याद रख लोगे तो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव चलाए गए हैं गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, बच्चों के लिए, दिव्यांग जन के लिए और माइग्रेंट लोगों के लिए। तो ये सारे जो भी हमारे देश में ये सारे जो भी प्रोविजन अभी चलाए गए हैं, इनका बेसिक पर्पज क्या है? इनका बेसिक पर्पज ये है ताकि लोगों के अधिकारों को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। जैसे गरीबों के लिए जनधन अकाउंट, ठीक है, रुपया कार्ड आ गया, उज्ज्वला जो गैस जो कनेक्शन आ गया, प्रधानमंत्री आवास योजना आ गया, ताकि गरीबों को जो है उनकी रोजी रोटी और उनके अधिकार यहां पर उनको मिल सके। जो वुमेन होगी उनके लिए आप लोगों ने सुना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ट्रिपल तलाक अभी महिलाओं के लिए लेकर आया गया ताकि उनको उनके अधिकार यहां पर मिल सके। ट्रांसजेंडर के लिए हम लोगों ने अभी यहां पर नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर यानी कि जो किन्नर लोग हैं उनके लिए बनाया। इसी के लिए यहां पर गरिमा गृह भी बनाया गया यहां पर, ताकि उनको अगर कोई दिक्कत देखने को मिलती है तो उनको यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। हमारे संविधान के अंदर में यहां पर बेसिकली जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, तो उसके चलते यहां पर आज की डेट में राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट भी हमारे देश में बनाए जा चुके हैं। और इसी के चलते हमारे देश में अब 3 जेंडर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल और तीसरा हो गया ट्रांसजेंडर। तो इस तरीके से यहां पर ये भी हमारी कंट्री में जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा वाला एक्ट निकल कर आया था जो कोर्ट की साइड से 2014 में, तो वहां से ये सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिले। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पीएम केयर यहां पर अभी स्टार्ट किया गया, खासकर बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। जब यहां पर बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता खोए तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन स्कीम कई सारी हैं। इसी के साथ में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, इसी के साथ में क्रिएशन ऑफ एक्सेसिबल इन्वायरमेंट ऑफ जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि अगर कोई पर्सन है अगर वो गाड़ी में जाना चाहता है किसी मंजिल में, एक तरीके से गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाना चाहता है, तो ये ऐसी होनी चाहिए ताकि कोई अगर जिसको दिखता नहीं है, कोई चल नहीं पाता है, उसके लिए भी वो एक तरीके से सही रहे। दीनदयाल जो यहाँ पर ये डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो इसी पर्पज से रिलेटेड है। इवन माइग्रेंट वर्कर के लिए भी एक स्कीम है जो कि वन नेशन वन राशन, यानी कि जहां पर भी आप लोग जाओ वहां पर सारे अधिकार आप लोगों को देखने को मिले, कोई भी अधिकार आप लोगों से छूता न रहे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसे मुद्दे हैं, अगर कल को इनके बारे में कुछ लिखने के लिए आप लोगों से पूछ लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन इसके बारे में होना चाहिए। इतने डिटेल में मैंने पूरा टॉपिक आप लोगों को यहां पर ये कवर करा दिया। अच्छा, एक छोटी सी बात यहां पर और याद रख लेना जिससे आप लोगों का और क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में आप लोगों का एक पॉलिटिकल टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा जो कि आप लोगों का ये पर्टिकुलर टॉपिक था, और इसी के साथ में आप लोगों का इंटरनेशनल लेवल से रिलेटेड भी जो फैक्ट्स एंड फिगर है और फंडामेंटल राइट का भी एक ओवरव्यू और डीपीएसपी का आप लोगों का यहां पर कवर हो जाएगा। ये क्या है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो हमारी कंट्री में एक बॉडी बनाएगी, उसको अपॉइंटमेंट जो करने के लिए कमेटी होती है उसके अंदर मेंबर कौन होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो अपॉइंट किसको किया जाता है हमारी कंट्री में अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन, तो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए वो, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए जो कि रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको यहां पर इसका चेयरमैन बनाया जाएगा। तो इसके चलते यहां पर पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हुआ करते थे, अभी अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट का जज भी यहां पर अलाउ कर दिया गया है। तो इसको अपॉइंट करने के लिए 6 मेंबर की कमेटी होती है जो कि यहां पर अपॉइंट करनी है, रिकमेंड करती है, बेसिकली अपॉइंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। 6 मेंबर की कमेटी जो है वो हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अंदर फिर आप लोगों को स्पीकर देखने को मिलेंगे लोकसभा के, डिप्टी चेयरमैन देखने के राज्यसभा के, यानी कि स्पीकर और लोकसभा के और चेयरमैन राज्यसभा के दोनों हैं यहाँ पर। तो दोनों हाउस में जो लीडर पोजीशन है, यानी कि दोनों हाउस में जो अपोजिशन के लीडर हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4 मेंबर। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे यूनियन होम मिनिस्टर, तो टोटल 6 मेंबर हो गए। प्राइम मिनिस्टर हो गए, दोनों राज्यसभा और लोकसभा के जो यहाँ पर चेयरपर्सन हो गए, और लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए दोनों हाउस में, और एक हो गए होम मिनिस्टर। तो टोटल 6 मेंबर की ये बॉडी होती है जो अपॉइंट करती है। तो ऑफिस जो होता है यहाँ पर ये 70 साल तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये तो 70 साल या फिर 3 साल तक का जो भी पहले हो जाए, ये यहाँ पर इसको मेंटेन रखते हैं, और प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर ऑफिस से इनको हटाया भी जा सकता है अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं तो ये पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों के सामने चीजें कवर की हैं। कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, फिर उसको कवर कर लेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर।
अब की बार अगर आप लोगों ने यूपीएससी का पेपर उठाकर देखा होगा तो कई सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी कि यूपीएससी के पेपर के अंदर में काफी डिफरेंट तरीके के निबंध पूछे गए। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को ऐसे निबंध के लिए तैयार किया जाए ताकि एग्जाम में आप लोग कंफर्टेबल फील करें। तो अब की बार यहाँ पर जो ऐसे आप लोगों को देखने को मिला, इसमें बोला गया कि पीस इज इट्स ओन रिवॉर्ड, यानी कि अगर आज के दिन में आप लोग बात करें, जो पीस होता है, जो शांति होती है, उसके अपने ही अपने फायदे होते हैं। नॉर्मली आप लोग देखेंगे दुनिया की भगदड़ में आप लोग भागे जा रहे हैं, पर लेकिन अगर शांत बैठकर आप लोग जिंदगी को एंजॉय करोगे, आप लोग अपने अंदर अपने आप को पहचानना स्टार्ट करोगे, अपने आप में रहना स्टार्ट करोगे, तो आप लोगों के अंदर से एक अलग ही एनर्जी निकल कर आने स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आप लोग अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन दे पाओगे। इसी के साथ में अगर पीस के बारे में बात करें, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आप लोगों को दुनिया भर की टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को मिल रही है। फिलहाल के टाइम पर यूक्रेन रशिया का क्राइसिस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इवन अपनी कंट्री के नाम अंदर भी रिलीजन के नाम पर अलग अलग चीजें, सोसाइटी में लोग अलग अलग लड़ते हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं। कंट्री के अंदर लीडर जो है वो आप लोगों को लड़ते हुए नजर आएंगे। किसी पर्टिकुलर नदी के ऊपर लोग जो हैं वो लड़ते हुए आज के में नजर आ रहे हैं, पानी के ऊपर, बंटवारे के ऊपर, ठीक है, अपने रिलीजन के ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपने रीजन के ऊपर लोग जो हैं वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहां जहां पर भी आज के में आप लोगों को शांति देखने को नहीं मिलेगी, वहां पर आप लोगों को डिजास्टर नजर आएगा। पर लेकिन जहां पर भी शांति है वहां पर आप लोगों को एक अलग ही तरीके लोग जो हैं वो लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। कई बार जब शांति के बारे में आप लोग बात करते हैं तो स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में आप लोग जाकर देखेगा। जैसे अगर बात करें यहाँ पर, जैसे नॉर्वे वगैरह हो गया, फिनलैंड हो गया, ये वो कंट्री है जहां पर आप लोगों को सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो शानदार तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जहां पर शांति है वहां पर प्रोस्पेरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में एक अच्छा सा निबंध आप लोग लिख सकते हैं, जो कि एक काफी इंपोर्टेंट होगा, खासकर अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात जो थी महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर बोली गई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग जो कि यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बोला गया कि कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में। तो बोला गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 क्योटो प्रोटोकॉल के साथ में कनेक्ट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8 जो है दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। इसका आंसर आप लोगों को देना है। मैंने डिटेल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आप लोगों को पढ़ाई थी, देखता हूं कौन कौन इसका सही आंसर देता है और एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं आप लोग सही आंसर भी दोगे, ठीक है। अपने ही देश के अंदर मैं बेस्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देख पाए यहाँ पर, तो क्रूड ऑयल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहां पर है, ये मैंने डिस्कस किया था मंगलुरु के अंदर। यहाँ पर देखिए आप लोग इनके नाम देखिए थोड़े से डिफरेंस है, ठीक है, पर लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया चंदीकोल, नेक्स्ट हो गया पादुर और नेक्स्ट हो गया विशाखापट्टनम। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोग को बताना है। तो अटेम्प्ट कीजिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इनके आंसर जो है वो आप लोग बिल्कुल सही दोगे और सारी वो चीजें हैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। अच्छा, इस आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोग पहले ये बताइए कौन कौन से राज्य से आप लोग निकल कर आते हैं, अपने राज्य का नाम आप लोग बताइए, ठीक है। और राज्य के नाम के सामने अपनी कैपिटल आप लोग लिखिए कि आप लोगों की कैपिटल कौन सी है, यानी कि राजधानी कौन सी है आप लोगों के राज्य के अंदर में, उसका नाम आप लोग लिखिए। और अगर मैं अब आप लोगों को ऑप्शन दूं कि आप लोगों को ये कैपिटल की जगह और ऑप्शन मिल रहा है, एक और कैपिटल यानी कि एक और राजधानी आप लोग अपने राज्य के अंदर बना सकते हैं, तो वो कौन सी होगी, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के राज्य के अंदर एक ही राजधानी काफी है या फिर अलग अलग 3 राजधानी होनी चाहिए? अगर आप लोगों से कोई वोट डालने के लिए बोले तो आप लोग किस पर वोट डालोगे? यानी कि जैसे कि जुडिशरी के लिए अलग से होगी, एग्जीक्यूटिव के लिए अलग से होगी, लेजिस्लेटिव के लिए अलग से होगी, तो इन सब के लिए अलग अलग कैपिटल होनी चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर प्रपोज की गई थी अभी रिसेंटली, तो उसी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो बहुत ही उम्दा तरीके का ये आर्टिकल रहने वाला है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग ये क्लियर करेगा। वैसे तो आंध्र प्रदेश के बारे में, पर लेकिन अगर क्वेश्चन कोई पूछ ले आप लोगों से इस तरीके से इंटरव्यू के अंदर भी कि आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, तो आप लोग क्या इसको एक्सप्लेन करोगे? एक क्वेश्चन भी है जो कि आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात की जा रही है डिस्कस द आइडिया ऑफ मल्टीपल स्टेट कैपिटल्स, एक्सप्लेन इन व्हाट वे इट मे इंपैक्ट द गवर्नेंस ऑफ स्टेट इन द कंट्री, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं क्वेश्चन लिखने के लिए देता हूं तो अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 100 से 150 शब्द में लिख सकते हैं, और अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 200 से 250 शब्द में आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट किया कीजिए रेगुलरली, तो आप लोगों के अंदर एक अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, एग्जाम में बैठकर कंफर्टेबल फील करोगे। आप लोगों ने अब्राहम लिंकन साहब की बात सुनी होगी ना, कि अगर मुझे कोई 4 घंटे दे एक पेड़ को काटने के लिए, तो बाकी 3 घंटे जो है मैं अपनी जो कुल्हाड़ी है मैं उसको बेसिकली उसकी धार तेज करूंगा और 1 घंटा पेड़ काटूंगा। तो ये तभी होता है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस करना चीजों के लिए, ठीक है। तो जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो फिर वहां पर आप लोग कुल्हाड़ी से आप लोग पेड़ काटने में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग अगर एक बार को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और ये सारी चीजें अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में फिर आप लोग कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखा करो, ओके। तो ये जो काफी इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए आर्टिकल बन जाएगा। जीएस पेपर 1 सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और इसी के साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है।
पहले आप लोग एक बार मैप में आंध्र प्रदेश को थोड़ा निहारिए, चीजें आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। आंध्र प्रदेश यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर राज्य नीचे हो गया और ऊपर है तेलंगाना। 2014 में हमारी कंट्री में एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना निकाल के। तेलंगाना पहले जो था यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आज से यहाँ पर इशू चलना स्टार्ट हुआ। देखिए कोई भी चीज होगी ना उसके पीछे हिस्ट्री होगी। जब आप लोग हिस्ट्री उठाकर पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में स्टार्ट आनी हो जाएगी कि अच्छा कहां से आ गया ये। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार यहाँ था, अभी नया नया निकाल के आ गया। इससे पहले क्या इसके बारे में कभी किसी ने कोई बात ही नहीं की क्या, कभी कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था। तो जब आप लोग जाकर देखोगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा कि अच्छा पहले भी चीजें हुआ करती थी, ठीक है। तो ऐसा है कि यहाँ पर हिस्ट्री जब आप लोग उठाकर देखोगे तो आप लोग को जानने को मिलेगा ये जब देश आजाद हुआ उसके बाद से यहाँ पर मुहिम स्टार्ट हो गई थी कि एक नया राज्य यहाँ पर बनाना चाहिए। तो जब यहाँ पर 1956 के एयर फेयर में तो तेलंगाना रीजन जो था वो हैदराबाद स्टेट के साथ में हुआ करता था। आज के में तो हैदराबाद आप लोगों ने देखा तेलंगाना की कैपिटल है, पर लेकिन उस टाइम पर हैदराबाद एक पूरा एक राज्य हुआ करता था। आप लोगों ने सुना होगा निजाम ऑफ हैदराबाद। तो वहां पर उस टाइम पर जब इसको अलग निकाला गया और यहाँ पर इसको हैदराबाद से निकालकर इसको आंध्र प्रदेश के साथ में मर्ज किया गया, तो 1956 से लेके 1914 तक यहाँ पर तब से लेके लोगों के मन में कुछ ना कुछ एक तरीके से चीजें ऐसी रहती थी कि यार पता नहीं क्यों हम लोग इनके साथ में हैं, हम लोग को अलग होना चाहिए। तो तब से लेकर यहाँ पर ये चीजें चलती रही और 2014 में आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य निकालकर बना दिया गया जिसको हम लोगों ने बोला बेसिकली तेलंगाना, ठीक है। तो उसी तेलंगाना के बारे में तो हम लोग बात नहीं करेंगे, पर लेकिन आंध्र प्रदेश के बारे में जरूर बात करेंगे। जब एक नया राज्य निकल गया तो यहाँ पर मुहिम चली कि एक शानदार कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि जो कैपिटल आंध्र प्रदेश को मिली थी वो थी हैदराबाद, पर लेकिन वो 10 साल के लिए मिली थी। अब एक नई कैपिटल आप लोगों को बनानी है तो उसके हिसाब से आप लोगों को काम करना पड़ेगा। लोकसभा और स्टेट असेंबली की जो सीट है वो भी डिवाइड हो गई। यहाँ पर अलग अलग आंध्र प्रदेश के हिस्से 25 आई और यहाँ पर असेंबली सीट जो थी वो 175 आई और तेलंगाना के हिस्से में यहाँ पर 17 आई और बाकी जो असेंबली की सीट थी वो 119 आई। तो सारी चीजें पॉपुलेशन भी पूरी डिवाइड हो गई यहाँ पर। तो हमारी कंट्री में 29 राज्य बन गए। हालांकि आज के डेट में 28 है। उसका रीजन आप लोग जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी बना दिया और पहली बार देश में ऐसा हुआ कि कोई यूनियन टेरिटरी जो है वो कोई राज्य जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गया, वरना आज की डेट में हमारे देश में 29 स्टेट होते। तो यहाँ पर अभी ये बोला गया कि चलो एक नया राज्य बनाया जाएगा। ये जो नया राज्य बनाया जा रहा है उसकी नई कैपिटल भी होनी चाहिए। तो नई कैपिटल के लिए यहाँ पर जो उस टाइम पर गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पर अमरावती को एक नई कैपिटल बनाने के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। अमरावती को जो काम करने के लिए स्टार्ट कर दिया तो उसके पीछे कई सारी बातें निकाली गई। आखिर अमरावती को ना यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कैपिटल बनाना है, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें देखने को मिलने लगी, पर लेकिन अमरावती तो बाद में आएंगे। पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि तेलंगाना जो राज्य है उसका नाम कहां से निकाल कर लाया गया, तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था मुझे पता चला। तो ये आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग भी इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर तेलंगाना का नाम कहां से निकाल कर लाया गया कि तेलंगाना 2014 में बना तो दे गया, पर लेकिन ये निकल के कहां से है, तो एक वर्ड है यहाँ पर त्रिलंगा देसा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली त्रिलंगा देसा जो शब्द है ये यहाँ से निकाल कर लेकर आया गया और त्रिलंगा जो यहाँ पर तेलंगाना जो रीजन है यहाँ पर पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर बेसिकली 3 जो शिव टेम्पल है उनके साथ में इसको कनेक्ट करके देखा जाता है। इनके नाम आप लोग याद रखते हैं, जैसे यहाँ पर श्रीशैलम हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर हो गया कालेश्वरम और नेक्स्ट यहाँ पर हो गया ये हो गया द्राक्षाराम, ठीक है। तो ये 3 से यहाँ पर इसको बेसिकली तेलंगाना बेसिकली नाम शब्द निकाल कर लाया गया, ठीक है। तो वर्ड है यहाँ पर त्रिलिंगास देसा जो कि शिव के 3 टेम्पल के साथ में कनेक्टेड है। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले या फिर आप भी किससे पूछ सकते हो तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो यहाँ पर जब बोला गया कि इस तेलंगाना को तो अलग कर दिया, पर लेकिन आंध्र प्रदेश जो है उसकी अब नई कैपिटल बनानी पड़ेगी। जो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा बोला गया कि ये कैपिटल बनाएंगे अमरावती में, शानदार तरीके की पूरी भव्य कैपिटल बनाएंगे और उनके द्वारा एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की तैयारी वहां पर की गई। पर लेकिन आप लोगों को पता है कि पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल एक तरीके से फिक्स नहीं रहती है, टाइम के साथ में चेंज होती रहती है। ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिला और यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो गई और एक नई पावर जो है वो यहाँ पर बेसिकली एक नई जो गवर्नमेंट है वो पावर में आ गई और इनके द्वारा जो है बोला गया नहीं यार मजा नहीं आया। पहले वाले ने जो बोला था ना एक कैपिटल बनेगी, वो मुझे मजा नहीं दे रही है, मैं चाहता हूं कि कम से कम 3 कैपिटल होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनके द्वारा माहौल बनाया गया 3 कैपिटल बनाने का और तीनों कैपिटल अलग अलग। एक होगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, ठीक है, जिसमें यहाँ पर इनके राजभवन सेक्रेटरिएट वगैरह ये सारे ऑफिस होंगे, हेड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सारे ये होंगे। आप लोगों ने देखिए जैसे आप लोग सेक्रेटरिएट के बारे में बात करते हैं तो ये एक तरीके से होगा, कहां पर ये इनकी अलग होगी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी और ये विशाखापट्टनम में रहेगी। ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा इनके द्वारा बोला गया कुर्नूल को बनाएंगे यहाँ पर बेसिकली लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है कुर्नूल बनेगी और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्टिकुलर लोकेशन। और जुडिशियरी कैपिटल यहाँ पर लेजिस्लेटिव मतलब जहां पर कानून बनाए जाते हैं, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली बैठती है, जहां पर आप लोग के विधायक साहब बैठेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर तीसरे नंबर की आ गई जुडिशियल कैपिटल। तो जुडिशियल कैपिटल में क्या करेंगे, यहाँ पर इनका हाई कोर्ट की बेंच आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर बोला गया अमरावती, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन यहाँ पर एरिया है। और पहले वाली गवर्नमेंट ने जिसको बोला था कि हम लोग पूरी कैपिटल बनाएंगे, इनके द्वारा बोला गया यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग अपनी जुडिशियल कैपिटल बनाएंगे। तो ये जो पूरा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला, ये जो पहली गवर्नमेंट थी और ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, इसमें जो काफी बड़ा चेंज निकल कर आया। तो इनके द्वारा बेसिकली क्या किया गया, पहली गवर्नमेंट के द्वारा जो जद्दोजहद करके दुनिया भर के पैसे इकट्ठे कर पैसे लगाए गए थे, दुनिया भर की जमीन खरीदी गई थी और उस टाइम पर कई सारे माहौल देखने को मिले थे, तो उसको यहां पर इनके द्वारा उलट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा मनमानी कर अपने हिसाब से काम कर लिया गया। बीएन श्रीकृष्णा कमेटी, जो कि इंपोर्टेंट हो सकती है, इसी के साथ में जीएन राव कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए एक सुटेबल लोकेशन पर कैपिटल का, अगर आप लोग करना चाहते हैं। तो यानी कि इनके द्वारा पूरा माहौल बनाया गया और उसके बेस पर बोला गया कि कैपिटल का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा। आप लोगों से कोई पूछे कोई ऐसा और भी राज्य है क्या जहां पर कैपिटल इस तरीके से आप लोग डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो ये कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च है जिसके ऊपर आप लोग याद रखेगा और इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट भी आप लोग को बताए जाएंगे। जैसे हमारे देश में महाराष्ट्र एक राज्य है जहां पर आप लोगों को 2 कैपिटल देखने को मिलती है, मुंबई और नागपुर। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो विंटर सेशन है वो यहाँ पर असेंबली के जो होल्ड होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को अलग तरीके से, और मुंबई नॉर्मली आप लोगों को पता है, यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हमारे देश में भी अगर बात करें तो मुंबई को हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा कैपिटल शिमला और धर्मशाला। तो विंटर सेशन के लिए जो है धर्मशाला में चीजें चलती हैं। और अब तक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी 2 कैपिटल हुआ करती थी, पर लेकिन अब तो चलो कोई काम ही नहीं रहा, तो यहाँ पर इसकी कहानी खत्म हो गई। पर बाकी के 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर आज भी जो पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर क्या ये सही है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेंगे, जरा से जरा बताओ भाई साहब सही है क्या ये? तो देखिए यहाँ पर 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आने वाली है। पहला यहाँ पर यह कि कोऑर्डिनेशन बनाना अलग अलग एरिया में, और इसी के साथ में लॉजिस्टिक फेयर। मान लीजिए आज के डेट में ऑफिस कहीं और बन रहे हैं, गवर्नमेंट कहीं और से चल रही है, ठीक है, कानून बनाने के लिए कहीं और भागना पड़ रहा है। सोचो आज की डेट में अगर अपने अपने राज्य में आप लोग जहां जहां पर भी देखते हो चीजें हैं, वहां पर आज की डेट में लेजिस्लेटिव चल रही है, कानून बन रहे हैं, और फिर यहाँ पर गवर्नमेंट जो है बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए किसी और जगह पर जाकर बैठ रही है अलग अलग एरिया में, ठीक है, कोई केस आगे जुडिशरी के लिए कहीं और भागना पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से एक तो कोऑर्डिनेट करना काफी ज्यादा टफ पड़ जाएगा यहाँ पर। तो बोला गया जितना आसान बोलना है ना, यहाँ पर शब्दों में आप लोगों ने बोल दिया, उतना आसान इसको इंप्लीमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोगों को इजी जितना आप लोग इसको लग रहा है कि ठीक है, पर लेकिन करने में आप लोग के पसीने छूट जाएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पैसा इतना ज्यादा लगेगा जिसकी कुछ हद नहीं है, एक ही जगह सारी चीजें निपटा देना। आप लोग समझ रहे हैं, जब एक परिवार एक जगह इकट्ठा रहता है तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा एक ही चूल्हे पर सबकी रोटी बन जाती है, एक ही खेत में ट्रैक्टर जो है वो सारे काम कर देता है, घर में एक ही जो बुगी और छोटा या फिर भैंसा आप लोग बोल देते हैं वो एक अकेला ही काम कर देगा, एक ही गंडासा है घर में इनार काटने वाला, घास काटने वाला एक ही काम कर देगा, घर में एक ही चक्की है आटा पीसने वाली एक ही काम कर देगी। पर सोचो जब यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, अगर 2 भाई अलग हो गए, 3 भाई अलग हो गए या फिर 4 भाई अलग हो गए, तो वो कॉस्ट जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो यही बात यहाँ पर समझाने की बात की जा रही है, और ये काफी बुरी कंडीशन होगी। उससे ज्यादा खतरनाक चीज ये होगी जब एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा वो भाई साहब लेकर आया एक हीरो होंडा स्प्लेंडर, तो हम लोग बुलेट लेकर आएंगे, अरे वो बुलेट लेकर आया तो हम लोग कार लेकर आएंगे। तो फिर वो वाला माहौल चलना स्टार्ट होता है, तो कोल्ड वॉर होती है स्टार्ट दोनों भाइयों के बीच में, तीनों भाइयों के बीच में, जिसका कोई मतलब बैठता नहीं है, और उसी में उनकी जिंदगी खप जाती है। जब सैया पर लेटे होते हैं, आखिरी मोमेंट चीजें जिंदगी को देख रहे होते हैं, उस टाइम पर लगता है यार जिंदगी वैसे ही गुजार दी। तो जिंदगी में हमेशा एक प्रोडक्टिव लाइफ आप लोगों को लेकर चलनी है, वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर ये बातें बोली है, टाइम एंड कॉस्ट और कोऑर्डिनेशन और लॉजिस्टिक फेयर जो है, लॉजिस्टिक मतलब सामान को लाना ले जाना, काफी ज्यादा टफ यहाँ पर पड़ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो बोला गया विशाखापट्टनम में होगी, वो 700 किलोमीटर है, जुडिशियल कैपिटल जो कि कुर्नूल में होगी, और 400 किलोमीटर है लेजिस्लेटिव कैपिटल जो कि अमरावती में होगी, और अमरावती और कुर्नूल के बीच में भी 350 या 370 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो यानी कि आने जाने में रह जाएंगे भाई साहब। तो ये सही तरीका नहीं है। अगर किसी को रियलिटी में लगता है ऐसा होना चाहिए, तो देखिए उसके फिर प्रॉपर तर्क होने चाहिए। तो यही बात ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जो है यहाँ पर इनका जो मुद्दा था कैपिटल बनाए रखने का, उसको खारिज कर दिया गया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा, एक ऐसा देश भी है जिसकी 3 कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी, और वो कौन सा है? वो है साउथ अफ्रीका। अगर आप लोग मैप में जाकर एक बार साउथ अफ्रीका को निहारोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। लोकेशन एक बार पहले मैं दिखा देता हूं ताकि आप लोग इसके साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर आप लोगों को साउथ अफ्रीका देखने को मिल रहा है। इसके अंदर 2 देश और रहेंगे, एक का नाम है लिसोथो और एक का नाम है इस्वातिनी, ठीक है। तो एबीसी के साथ में कनेक्ट रहते हैं, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं हो जाना है। तो यहाँ पर आप लोग साउथ अफ्रीका देख पा रहे हैं, तो इसकी 3 कैपिटल आप लोगों को नजर आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसे देश नहीं है। तो जैसे कि देश पहला हो गया यहाँ पर पेरिटोरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, दूसरा हो गया केप टाउन, लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और तीसरा हो गया यहाँ पर ब्लूम फाउंटेन, ये आप लोग को जुडिशियल कैपिटल देखने को मिलेगी।
और यहाँ पर अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल जो इनका कोर्ट बैठता है वो जोहान्सबर्ग में देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग रीजन में इनके द्वारा अलग अलग अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें जो हैं वो क्रिएट की गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है हो नहीं सकती है, हो सकती है सारी चीजें, बस आप लोगों को देखना कि आप लोग उसकी कॉस्ट क्या पे करने के लिए तैयार है। आप लोग क्या लगता है आज के दिन में अगर आप लोग एसएससी की तैयारी करें, आप लोगों को नहीं लगता है आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों को उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। पहले जितने लिबरल तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे थे उससे थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। पहले जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करे थे उससे थोड़ी सी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले जितना आप लोग अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करते थे उससे थोड़ा सा और ज्यादा शांत रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी और थोड़ी सी तब जाकर चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें, तो कोई भी काम करना टफ नहीं है, टफ किया जा सकता है, पर उसकी कॉस्ट पे करने के लिए आप लोग तैयार हैं तो वो आप लोग को देखना पड़ेगा। क्या आप लोग अपनी जिंदगी में से सारा टाइम निकाल कर देने के लिए तैयार है, तो वो आप लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा भी कुछ ऐसे ही बोला गया। पूरा मुद्दा भी मैं आप लोगों को समझाता हूं। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर यह है कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा बोला गया यहाँ पर कि कैपिटल चेंज करनी है। तो कोर्ट में ये मैटर पहुंचा, लोगों के द्वारा बोला गया कि हमारी जमीनें ले ली गई थी और दुनिया भर की जमीनें ले गए, कंपनसेशन देने की बात की गई, पर लेकिन वो कंपनसेशन हम लोग को दिखाई नहीं दिया गया। तो बोला यह गया अभी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा, अगर कल को चलकर कोई पॉलिसी के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो एक तरीके से डेमोक्रेसी के हिसाब से होना चाहिए और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक तरीके से कुछ अच्छी चीजों के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि अपनी मनमानी चल रहे हैं। तो इसी के द्वारा एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर दिया गया जो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इनके द्वारा बोला गया यहाँ पर डॉक्ट्राइन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट एंड प्रोमिस। ट्रस्ट एंड प्रोमिस मतलब जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मंथली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, ठीक है, या फिर आप लोगों के लिए जैसे मैंने बोला अभी वीकेंड में आप लोगों के लिए एमसीक्यू वाली वीडियो मैंने स्टार्ट की है। तो ये मैंने क्या किया, ये एक तरीके से मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया और मैंने उसको स्टार्ट किया। तो अभी वीकेंड में आप लोगों के लिए एमसीक्यू की वीडियो आने लगी है नैनो मैगजीन के साथ में, बेसिकली जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये प्रॉमिस किया और मैं उसको डिलीवर कर रहा हूं, ठीक है। मैं रेगुलरली बोल रहा हूं कि आप लोगों को आंसर राइटिंग के क्वेश्चन दूंगा। तो अगर टेलीग्राम पर जाओगे आप लोगों को रेगुलरली यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल जाएगी। मैं रेगुलरली कह रहा हूँ आप लोगों को कुछ ऐसे भी पॉइंट दूंगा जिसमें आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को पढ़ सकते हैं और अपने आप को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को रेगुलर देखता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैंने यहाँ पर जो दिन के बचे हुए थे, कई बार थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, जैसे डेली आप लोगों की कोटेशन पोस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को रिवीजन भी करना है, ठीक है, ये सारी चीजें तो जो बोल रहा हूं वो मैं डिलीवर कर रहा हूं। तो यहां पर ये क्या हो गया, एक ट्रस्ट बन गया कि इंसान जो बोलता है वो करके दिखाता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से यहां पर ट्रस्ट और प्रोमिस हो गया, यानी कि जो प्रोमिस किया उस पर आप लोगों को ट्रस्ट है कि बोला है तो होगा जरूर। मैंने बोला कि वीडियो आएगी जरूर, अगर कोई टेक्निकल इश्यू नहीं हो तो ये वाला अगर गवर्नमेंट में एक बार ट्रस्ट हो जाए, सोचो आप लोग कितना मजा है कि हाँ गवर्नमेंट ने एक बार बोल दिया कि भाई साहब बच्चों को जॉब मिलेगी तो मिलेगी जरूर, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक बार बोल दिया कि बिजली इस तरीके से आएगी तो आएगी जरूर, हेल्थ की फैसिलिटी ऐसे होगी तो होगी जरूर। एक बार अगर ऐसा ट्रस्ट गवर्नमेंट में होना स्टार्ट हो गया तो ये समझो कि सारी चीजें ही साइड में हो जाएंगी। तो यही बहुत बात खुल जाती है। अगर कल को चलकर आप लोग ट्रस्ट यहां पर बनाते हो कि यहां पर एक कैपिटल बनेगी और लोगों से आप लोगों ने जमीनें ले ली हैं, तो फिर वो ट्रस्ट जो है वो फॉलो करना चाहिए। यानी कि आप लोगों की गवर्नमेंट चेंज होगी तो ट्रस्ट चेंज हो गया, भाई साहब लोगों को उससे मतलब नहीं है, लोगों को अपना काम होना चाहिए उनका, इसीलिए आप लोगों को यहां पर रखा गया, लोगों के नौकर हो तो उसके तरीके से काम होना चाहिए। तो लोग जो है यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर एक तरीके से कभी उनको पैसे उनसे मतलब जमीन ले ली, पैसे नहीं मिल रहे, धक्के खाते घूम रहे बेचारे, तो ये सारी चीजें फिर देखने को मिलती हैं। 2014 में बोला गया कि अमरावती रीजन जो है उसको एज ए आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाया जाएगा। चलो ठीक है, बनाया जाएगा, उसके लिए दुनिया भर का खर्चा किया गया, अपना जमीन वमीन खरीदी गई, वो नहीं नगाड़े खूब बजवाए गए, चलो ऐसा कुछ करते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिली। चीफ मिनिस्टर जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब जो हैं उनको वो चीजें पसंद नहीं, उनको लगा कि यार नहीं ऐसा नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, अमरावती लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए और कुर्नूल जो होना चाहिए वहां पर हाईकोर्ट होना चाहिए, जुडिशरी कैपिटल होना चाहिए। उन्होंने अपना पूरा माहौल तैयार कर दिया और ये पूरा माहौल इनके द्वारा तैयार किया गया, पूरा सोच समझकर कमेटी वमेटी बैठाकर। पर लेकिन वही है, यहाँ पर जो पहले वाले के द्वारा जो काम किया गया था उसको तो तुमने साइड में रख दिया। पहले वाले के द्वारा यहाँ पर लगभग 30,000 एकड़ जमीन जो है उसको यहाँ पर इनके द्वारा डेवलप करने का स्टार्ट किया गया और 15,000 करोड़ रुपए जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर खर्च किए गए। तो ये जो पैसा है ये ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पिताश्री यहाँ पर छोड़ के गए थे कि तुमने सोचा कि चलो कोई नहीं खराब हो गया छोड़ो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब ये जो पैसा है ये पैसा यहाँ पर जनता का है, टैक्स का मनी है, आप लोगों को बस अधिकार दिया गया इसका रखवाली करने के लिए, आप लोग नौकर हो इस पैसे की रखवाली करने के लिए, ना कि मालिक। पर लेकिन जैसे हम लोग चुनकर भेजते हैं गवर्नमेंट को, वो अपने आप को मालिक समझने लगती है और लोगों की जो भी यहाँ पर बेसिक एक्सपेक्टेशन है उस पर पानी फेरने लगती है। तो 3 कैपिटल का आइडिया जो है अभी यहाँ पर स्टेट हाईकोर्ट के द्वारा उसको साइड में रख दिया गया और उसके चलते यहाँ पर ये बोला गया कि जो ऑलरेडी यहाँ पर काम चल रहा है उसी को आगे लेकर चलो। स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर जो आप लोगों ने प्रोमिस किया है उसी को लेकर आगे चलना है यहाँ पर, और यहाँ पर ये काम जो है आगे बढ़ना चाहिए विद इन 6 मंथ। ये बातें बोली गई। जिन किसानों की जमीन आप लोगों ने ले रखी है और जो उनको कंपनसेशन देने की बात की गई थी वो कंपनसेशन यहाँ पर देना चाहिए। स्टेट का आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है
उसको यहाँ पर जो जो काम करना था तो वो सारी बातें बोलेगी कि विद इन 3 मंथ जो है वो भी प्रॉपर वे में वो जो जमीन है जो देने की बात की गई थी, जो भी प्रोसेस चला था उसको कंप्लीट किया जाए, यहाँ पर ये बोला गया। अगर बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जो पॉलिटिकल टर्म्स में अगर आप लोग देखते हैं तो 3 ऑर्गन आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ये अलग अलग जगह पर यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। तो काफी बड़ा यहाँ पर आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये एक तरीके से ऐसा है कि यहाँ पर एक रीजन इसके पीछे दिया गया इसलिए हम लोग चेंज करें, डिसेंट्रलाइजेशन। पॉलिटिकल मुद्दे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तुमने ऐसा कुछ किया है, मैं तुम्हारी जो भी यादें हो सारी मिटा दूंगा। आप लोगों ने प्रेजेंट टाइम पर देखा होगा, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है पहली वाली गवर्नमेंट की पॉलिसी के नाम चेंज कर कर अपनी अपनी नहीं कहते कि एक तरीके से कि वो पियाला जो है वो नया आ गया पर चाय जो है सो पुरानी डाली जा रही है, ठीक है। और ये काम ऐसे नहीं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए, पहली गवर्नमेंट ने भी ऐसे दुनिया भर के काम किए हैं। नई गवर्नमेंट आती है पॉलिसी चेंज करके रख देती है जरा सी देर में, और कई बार पॉलिसी भी चेंज नहीं करती, बस नाम चेंज कर देती है। तो ये हरकतें गलत है। बेसिकली अगर कोई काम स्टार्ट कर दिया है तो फिर वो कंटिन्यूअसली रहना चाहिए, ये बात यहां पर बोली गई है। तो ऑल द पार्ट ऑफ स्टेट में यहां पर इनके द्वारा बोला गया डेवलपमेंट होगा, पर लेकिन उस डेवलपमेंट की कॉस्ट क्या आने वाली है वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है उसको एक प्रॉपर वे में चीजों को लेकर चलना चाहिए, समझना चाहिए कि जो भी यहां पर एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है वो आप लोगों की बात सही है, पर लेकिन यहां पर उस इंक्लूसिव डेवलपमेंट के नाम पर जो ऑलरेडी आप लोगों ने एक कैपिटल का डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, किसानों को जो भी आप लोगों ने प्रॉमिस किया है उनका तो कोई भी फुलफिल नहीं हुआ। तो इसलिए यहां पर ये सही नहीं है, जो प्रॉमिस आप लोगों ने पहले किया था उसको फुलफिल आप लोगों को करना है। तो इसी के चलते यहां पर बेसिकली कॉम्पनसेशन वगैरह दीजिए, वो सारी बातें बोलेगी। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके अंदर कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करें तो वो अलग अलग रीजन में शिफ्ट हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर अभी यहां पर ये वर्डिक्ट नहीं गया तो अभी यहां पर ये चीजें जो है यहीं पर ही समाप्त हो जाएगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है तो फिर और ज्यादा चीजें देखने को मिल सकती है। तो वैसे तो यहां पर वेलकम किया जा रहा है इसका, क्योंकि यहां पर मैंने अभी बताया आप लोगों को कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट और प्रॉमिस की बात यहां पर आ गई है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी यहां पर आगे देखने को मिलेगा कि कल को चलकर कोई पॉलिटिकल चीजों के अंदर चेंज होता है तो यहां पर नए नए पर्टिकुलर रीजन जो है अपनी काल्पनिक भावनाएं लेकर आता है और फिर वो चीजें देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में कि क्या नई कैपिटल 3 होनी चाहिए या फिर एक के अंदर ही होना चाहिए? आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, आप लोग किसी मॉल में जाते हैं तो आप लोग को लगे खाना खाने के लिए दूसरे मॉल में जाना है, ठीक है, मूवी देखने के लिए कहीं और जाना है, इसी के साथ में आप लोग कुछ खरीदना है तो कहीं और जाना है, तो वो वाला मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही ज्यादा टफ कॉस्ट आ जाएगी, मतलब उनको डेली जो विधायक वगैरह है उनको गाड़ी में भर भर कर कहीं और ले जा रहे हैं, गाड़ी तो नहीं जाएगी, सारे जहाज में जाएंगे बैठ बैठ के, तो अलग ही माहौल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये कितना ज्यादा एक तरीके से इफेक्टिव है आप लोग बोल सकते हैं। वैसे फायदे भी हैं, अलग अलग एरिया के डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, लोग और ज्यादा अच्छे से चीजों के साथ में कनेक्ट पाएंगे जब चीजें डिसेंट्रलाइज हो जाती है। पर लेकिन कोर्स समझना पड़ेगा। मैं बोलूं आप लोगों को इंडियन ईयर बुक पढ़नी है आप लोगों को बैठ के, या फिर मैं आप लोगों को बोलूं उसकी जगह लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ठीक है, तो आप लोगों को कौन सा ज्यादा इफेक्टिव लगेगा? तो लक्ष्मीकांत ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। तो कितना इनपुट देने के बाद में कॉस्ट कितनी निकल रही है वो आप लोग को समझना पड़ेगा, और वही एक इफेक्टिव तरीका होता है चीजों को देखने का। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये था कंप्लीट आप लोगों का एडिटोरियल डिस्कशन, जिसमें एक कंप्लीट शानदार एक आर्टिकल था जो मैंने बैकग्राउंड स्टैटिक पोर्शन कवर करके काफी इंटरेस्टिंग इसको बना दिया, स्टैटिक बहुत सारी चीजें डाल दी आप लोगों की। बाकी ये जो आर्टिकल है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बारे में है, ये जो आर्टिकल है रसिया के बारे में है, और ये जो आर्टिकल है कोरोना के केसेस के बारे में है, इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। और आज सैटरडे को ग्राउंड जीरो आते हैं, तो यहाँ पर तेलुगु सिनेमा के बारे में बात की जा रही है। तेलुगु सिनेमा के बारे में इनके आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु सिनेमा को बेसिकली ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, जैसे कैपिटल ट्रांसफर की जा रही है, ऐसे यहाँ पर एक लुभावने यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं, एवं एक तरीके से ऑफर दिए जा रहे हैं कि आज की डेट में जो तेलुगु इंडस्ट्री है उसको ट्रांसफर किया जाए। तो कहां से कहां पर ट्रांसफर करने की बात की जा रही है? तो जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया, विशाखापट्टनम में ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, जो कि हैदराबाद में है पूरी इंडस्ट्री आज की डेट में तेलुगु। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया, तो हल्का सा आइडिया रखेगा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को, तो यहाँ पर कहां से बेसिकली हैदराबाद से ये यहाँ पर विशाखापट्टनम के लिए ऑफर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में एनालिसिस किया गया। तो अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी करें थोड़ा देख लेना, वरना इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी देख लिया कई सारी जो न्यूज एनालिसिस है वो तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दी, जैसे कि यहाँ पर ये क्या क्या चल रहा है, ठीक है, यूएन की वोट के बारे में और वो सब चीजें। अभी यहाँ पर जो मुद्दा है वो मैं आगे लेकर चलता हूँ। एक काफी दुखद घटना है यहाँ पर, जो आप लोगों को पता होगा, सेनवान एक काफी एक लेजेंडरी प्लेयर थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के काफी धांसू प्लेयर हुआ करते थे। तो अगर बात करें क्रिकेट के, अगर कोई शौकीन है तो आप लोगों को पता होगा इनके बारे में, तो ये इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, कितने मैच खेले गए, क्या क्या चीजें हैं इनकी, कैसी इनिंग रही, वो सारी मैंने प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। तो पीपीटी में आप लोगों को मिल जाएगा, तो इनकी आत्मा को शांति मिले। बाकी ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई फेवरेट प्लेयर आप लोगों से कोई पूछे कौन सा है, इंडिया के तो आप लोगों को पता ही है, कई सारे आप लोग बता दोगे। ऑस्ट्रेलिया में कौन है, अगर आप लोग थोड़ा सा क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं? चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। वर्ल्ड अगर बात करें, जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, सबसे ज्यादा कौन से देश के द्वारा अब तक जीता गया है, ये बताइए। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, इंसान जो है एक दूसरे के साथ में लड़ते रहते हैं।
घर में अगर रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए घर में अगर आप लोग कहीं पर हैं और कई सारे लोग जो हैं आप लोगों के पीछे पड़े हुए हैं कि ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, आप लोग थोड़ा टाइम के लिए फ्री छोड़ दो उसको, तो वे आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। पड़ोसी भी आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा ये चीजें। आप लोग क्या करेंगे, जैसे पड़ोस में कोई आप लोग के साथ में लड़ रहा है, आप लोग वहां से अपना घर जो है कहीं और शिफ्ट कर दो, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो वापस में किसी और के साथ में लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसी चीजें मैंने कई बार देखी। एक दोस्त ने बताया, मैं एक कंपनी में था यार, सारे लोग मेरे पीछे वहां पर पड़े रहते थे, ठीक है, यहाँ पर मतलब नहीं कलीग टाइप में जो होते हैं, तो जैसे मैं वहां से निकल के आया तो आप आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है, आप फोन करते हैं यार अच्छा हो गया यहाँ से निकल गया, ये सब चीजें वो सब प्यार से बातें करते हैं मेरे साथ में। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, या तो इंडिया के अंदर बम ब्लास्ट करेगा, और अगर इंडिया के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है तो अपने ही अंदर यहाँ पर बम ब्लास्ट कर लिए। 56 लोगों की जान चली गई, 194 इंजर हो गए, तो काफी बड़ी बात है। सिया और सुन्नी की जो इनकी लड़ाई चलती है, तो ये सिया मॉस्क में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी बड़ी दुर्घटना आप लोग बोल सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक दहलाने वाली है और एक तरीके से लोगों की जान गई। आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, अगर बात करूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो कौन से देश में आप लोगों को देखने को मिलती है? तो 3 बड़े देश का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है, तो ये आंसर आप लोग दीजिए। बाकी यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली हरियाणा के अंदर भी अभी क्या किया जा रहा है, एंटी कन्वर्जन बिल लेकर आया जा रहा है, ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे, इसका नाम रखा गया है बेसिकली अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2022। ऐसा नहीं है कि यहां पर ये अकेला राज्य है इस तरीके का काम करने वाला। अब यहां पर बात करें कन्वर्जन के बारे में, जब रिलीजन चेंज करने के बारे में बात करते हैं, तो ऑलरेडी और भी कई सारे यहां पर इससे पहले ला चुके हैं, ठीक है, तो ये पहला नहीं है कि यहां पर ये पहला कोई ऐसा महान काम कर रहे हैं यहां पर राज्य। इससे पहले आप लोग देखते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, इससे पहले कई सारे राज्य, जैसे यहाँ पर झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर ये बेसिकली उत्तराखंड हो गया, ठीक है। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि वहां पर भी अनलॉफुल जो ऑर्डिनेंस लेकर आया गया था। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, बेसिकली धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए जबरदस्ती, ये बात की जा रही है। और धर्म के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो पार्ट 3 में जाते हैं संविधान के अंदर, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आप लोग को देखने को मिलती है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके चलते एक यहाँ पर बोला गया यहाँ पर रोकस, ठीक है, इसका मतलब होता है हंगामा, तो हंगामा रहा असेंबली में इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। गुजरात के अंदर भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम टेबल किया गया था 2003 में, ठीक है, उड़ीसा के अंदर भी यहाँ पर ट्राई किया जा चुका है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी, तो ऐसा नहीं है कहीं नहीं है, यहाँ पर अलग जगह इन चीजों को ऑलरेडी ट्राई किया जा चुका है, ठीक है। दिल्ली के अंदर बड़ी एक अच्छी बात की गई, जो कि पर्सनली मुझे अच्छा लगा, सिसोदिया के द्वारा, जो कि मिनी सिसोदिया जब है, एजुकेशन के ऊपर काफी फोकस देकर चलते हैं। और यहां पर याद रखिएगा, संविधान के अंदर जब 7वें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे तो एजुकेशन जो है उसको जो 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी, तो दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी यहां पर बनाई जा रही है। तो अगर टीचर अच्छे रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, तो टीचर्स को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराई जाएगी अच्छे लेवल पे, तो इसके चलते काफी कुछ डेवलपमेंट आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। तो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। कर्नाटक के द्वारा अपना बजट प्रस्तुत कर दिया गया है, तो यहां पर बात की जा रही है कि कर्नाटक के द्वारा एक यहां पर 1000 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराने की बात की गई है, किसके लिए, यहां पर फॉर मेकाधातु प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। बाकी टैक्स में कोई हाइक नहीं देखने को मिला है और ये सब चीजें हैं। तो मेकाधातु प्रोजेक्ट वैसे ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो थोड़ा सा सुनिए, इसका रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। और खासकर कुछ कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती है रिवाइज कर लेनी चाहिए, अच्छी रहती है। तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। अभी तो 1000 करोड़ रुपए बकायदा इसको जो इसकी असेंबली में यहाँ पर बजट के अंदर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, मेकाधातु प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर ये लगभग 9000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसका टारगेट क्या है यहाँ पर कि बेंगलुरु जो सिटी है बेसिकली यहाँ पर कर्नाटक के अंदर में, उसको प्रॉपर ड्रिंकिंग पानी यहाँ पर मिल सके। तो ये लगभग 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। कर्नाटक के द्वारा पहली बार 2017 में इसको प्रपोज किया गया, तो यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी में आ गया। तो वाटर रिसोर्सेज के बारे में, इंटरस्टेट रिलेशन के बारे में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में क्वेश्चन लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ जाए, तो यहाँ से एक टॉपिक आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेकाधातु जो प्रोजेक्ट है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि कई बार मुद्दा बन जाता है, इशू। तो यहाँ पर ये तो पूछेंगे नहीं इसको इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, तो ये स्टैटिक पोर्शन आप लोगों से पूछेंगे, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अप्रूवल यहाँ पर अगर बात करें तो कई जगह से इनको लेना पड़ रहा है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज हो गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, तब जाकर चीजों को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। मेकाधातु प्रोजेक्ट में यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 63% यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया कवर करता है, और कावेरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पर सबमर्ज हो जाएगी, तो उसके चलते यहाँ पर काफी बड़ा मुद्दा है। तमिलनाडु इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया, बोला गया कि यहाँ पर ये जो कावेरी रिवर है इसके वाटर फ्लो को यहाँ पर ये इंपैक्ट डालेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो भी यहाँ पर चीजों को देख रही है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट को कैसे लेकर चलना है, तो तमिलनाडु ने वहां पर भी जाकर बोला कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सही नहीं है, इसको आप लोग इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये बार बार न्यूज में आ जाता है।
कावेरी अगर रिवर के बारे में बात करें तो याद रखिएगा साउथ इंडिया के अंदर इसको पोनी बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग की एक रिवर भी कवर करा देता हूं प्रोजेक्ट के साथ साथ में, जिससे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। कई बार इसको साउथ की गंगा भी बोलते हैं वैसे। अगर बात करें कहां से निकल कर आती है, ये ब्रह्मगिरी जो हिल है वेस्टर्न घाट से निकल कर आती है, ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी और कई सारे राज्य में एक तरीके से चलती है। अभी उसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से। इसी के साथ में कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी भी है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिर जाती है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी है जैसे यहाँ पर अर्कावती हो गया, हेमावती, लक्ष्मण, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें भी कई बार स्टेटमेंट में बन जाती है। इस रिवर के बारे में कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को जो पता होना चाहिए, कर्नाटक से निकलती है और 4 जगह इसका पानी डिवाइड होता है। एक होता है यहाँ पर कर्नाटक में, दूसरे तमिलनाडु में, केरला में और पुदुचेरी में। सबसे ज्यादा जो पानी आता है वो आता है तमिलनाडु के हिस्से में, दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे नंबर पर केरला और चौथे नंबर पर पुदुचेरी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था 2018 का, जिसके बेस पर इसका डिवीजन आप लोगों को देखने को मिला। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। बे ऑफ बंगाल में जाकर यहाँ पर ये रिवर जो है वो गिर जाती है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर ये बातें बताई, ठीक है। तो कंफ्यूजन अभी आप लोगों इसके बारे में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओके। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी से बड़ी जल्दी आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक नई जो अभी स्पीसीज यानी कि जाति मिली है, किसके बारे में, यहाँ पर ये न्यू गिनबेरी की एक स्पीसीज डिस्कवर की गई, कहां पर, तमिलनाडु के अंदर में, जिसका नाम यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका नाम है यहाँ पर ग्लायोकोस्मिस एल्बी कार्पा, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो टीम है जिसका बेसिकली बीएसआई यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यहाँ पर ये चीजें निकाली गई। कन्याकुमारी कहां पर, जो बेसिकली आप लोगों को पता है कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर में, तो वहां से ये डिस्कवर की गई है। अब आप लोगों को ये तो सारी बातें मैंने बता दी कि अच्छा ये डिस्कवर की गई है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको बीएसआई आप लोग बोलते हैं। ये काफी पुरानी बॉडी है, 100 साल से भी पुरानी बॉडी है। 1890 में इसको बनाया गया था अंग्रेजों के टाइम पर। और इसका हेडक्वार्टर आप लोग कहां पर देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर आप लोग कोलकाता में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप लोग को ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर ये आती है, जो कि लगभग 132 साल पुरानी आप लोगों के सामने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में कई सारी चीजों को जानना चाहते थे वो, तो इसके द्वारा इनके ऊपर ये स्टडी की गई थी इनके द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था बेसिकली जॉर्ज किंग, फाउंडर एक्स ऑफिसियो डायरेक्टर भी थे यहाँ पर बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, आइडिया आप लोग को होना चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर ये जो बेसिक चीजें हैं, ऑपरेशन गंगा के बारे में आप लोगों को पता ही है, कौन कौन सी जगह क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो ऑपरेशन गंगा का नाम याद रखिए, यूक्रेन से लोगों को निकाला जा रहा है। अब इसके बारे में आप लोगों से अगर सजेशन लूं, यहाँ पर क्या आप लोग बोलेंगे कि यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको बोला गया कि इंडिया के अंदर यहाँ पर उनको एडमिशन दे देना चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है यहाँ पर, क्योंकि अब वहां पर लग नहीं रहा है कि कुछ चीजें चल पाएंगी। कहानी जो है वहां पर काफी लार्ज स्केल पर खराब हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप लोगों से पूछे, आप लोग इसके बारे में क्या राय दोगे, क्या सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर ये जो बातें बोली गई है, तो यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई है। तो देखते हैं क्या इसको इंप्लीमेंट किया जाता है या फिर कोई और चीज देखने को मिलती है। बाकी ये इशू है पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्ट हाउस के बारे में मैंने बता दिया। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा कि डिफेंस एक्सपो को पोस्टपोन किया जा रहा है। यूक्रेन के अंदर 12th एडिशन यूक्रेन की वजह से 12th एडिशन जो डिफेंस एक्सपो गुजरात के अंदर होने वाला था, उसको अभी पोस्टपोन किया जा रहा है। कई सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पर मिलनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो होने वाला था ये, तो इसको अभी आगे कर दिया गया बेसिकली पोस्टपोन करके। तो देखते हैं यहाँ पर ये अनाउंस किया गया था यहाँ पर कि हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो इसको 10th से यहाँ पर अभी देखते हैं कब होगा। बेसिकली बोला गया यहाँ पर कि गुजरात के अंदर फ्रॉम 10th टू ये 14 तक, ठीक है। तो पोस्टपोन किया जा रहा है। तो देखते हैं कैसे क्या क्या चीजें आगे बढ़ेंगी। इससे पहले कहां पर हुआ था ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो बाकी ये भी एक पिक्चर है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा नहीं लगता यार, पाकिस्तान में चाहे कोई भी हो, बम ब्लास्ट वगैरह होते हैं, सही नहीं है। रशिया के द्वारा सीज कर लिया गया न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये काफी बड़ी बात है। यहाँ पर इसके ऊपर मीटिंग बुलाई जा रही है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखते हैं, डे बाय डे कुछ ना कुछ आता रहेगा। बाकी चाइनीज जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट बात करें कि 17% बजट जो है डिफेंस को बढ़ने वाला है। आने वाले टाइम में ताइवान के ऊपर कुछ अड़ंगा लड़ने वाला है, हो सकता है जल्दी देख लेना आप लोगों को, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। जियोपॉलिटिकल इवेंट में बात करें तो यहाँ पर जो बिजनेस वाला पेज है उसके अंदर कई सारे चैलेंज फेस करें सेंट्रल बैंक, क्योंकि आप लोगों को पता है आज के दिन में क्या क्या चल रहा है यूक्रेन की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो काफी सारी इशू खड़े हो गए हैं। तो ऐसे इशू को कैसे टैकल किया जाए तो वो देखने वाली बात होगी। इसकी वजह से रुपी जो है 76 पर पहुंच गया है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा खतरनाक आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। 10 लोगों की जान, अरे तो फिर से वही आ गया, क्या हो गया, हद हो गई ये वाला देखिए। तो आज का ये था डिस्कशन। बाकी आप लोग क्या करना, सुडोकू को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप लोग के माइंड को स्टेबल करने में हेल्प करेगा। और आज के जो एसएलवी कमांडर हैं इनका नाम है तुषार पवार, ठीक है। काफी अच्छे से इनके द्वारा आंसर दिए गए। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में पूछा था, तो सारी बातें इनके द्वारा डिटेल में बताई गई। क्वाड के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज, स्वर्ण सिंह कमेटी, आईपीसी सीसी के बारे में बात की थी हम लोगों ने, मिलन एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। इसी के साथ में सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए थे। ये टीएस त्रिमूर्ति हमारे
AIIB के बारे में बात की थी। तो उर्जित पटेल यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एडवोकेट जनरल जो होते हैं उसके बारे में बात बताएगी आर्टिकल 165 के अंदर में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब वो क्वेश्चन के आंसर आप लोग देख लीजिए जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, ठीक है, उनका आंसर देखिए। आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस किया करो, और मैं डेली कम्युनिटी टैग के अंदर भी क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग उसका भी आंसर दिया करो, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछता हूं तो ऐसा लगता है कि हाँ कम से कम आंसर इसका मिलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का जब आंसर दोगे ना तो आप लोगों को भी खुद भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर किया करो। तो क्वेश्चन था यहाँ पर कि कौन कौन सी आप लोग यहाँ पर ये मैच करने के लिए पूछा गया, तो आंसर इसका सी है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो यहाँ पर सारी बातें मैंने आप लोगों को बता रखी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में बन चुका है, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उठाकर देखे होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ पुराने क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखोगे तो आप लोगों को पता चलता रहेगा। और अभी एक बच्चा एग्जाम देख रहा था, पता नहीं कौन सा भी, रिसेंटली कोई एग्जाम है क्या 1-2 दिन में अभी कोई सा, तो उसने बोला कि सर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो यार क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे अगर रेगुलर आप लोग काम करोगे ढंग से, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था, इसका आंसर भी सी है, 1, 3, 4। ये सारी लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, कहां कहां पर कौन सी लोकेशन लोकेटेड है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाएगा। और याद रखना, शाम को जो आप लोगों की वीडियो आएगी वो आप लोगों की किसकी होगी, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, अच्छे से उसको एंजॉय करना, और फीडबैक जरूर देना कैसा आप लोगों को ये लेक्चर लगा, उसके बारे में जरूर बताया करो, थम्स अप देकर या फिर डिसलाइक कर। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।